क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कीर्ति विजय स्तंभ की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने, जिसे हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है, किस शासक ने की जिसको हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है? ओके, तो ये की थी महाराणा कुंभा ने। ये मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ में की गई थी। कीर्ति विजय स्तंभ की स्थापना मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ में की गई थी। मेवाड़ में की गई थी। ओके, पृथ्वीराज चौहान, तो ये चौहान वंश के राजा थे। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। और शेरशाह सूरी, इन्होंने हुमायूं को हराकर सूर वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्यकाल के दौरान नस्तलिख शब्द किससे संबंधित था? तो ये एक प्रकार की लिपि थी, नस्तलिख। ओके, इस लिपि के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं कि ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट, यानी कि ये राइट है तो इससे इस साइड लिखी जाती थी ये लिपि। ओके, इसके साथ साथ इस लिपि में उर्दू, अरबी आदि कई भाषाएं लिखी जाती थी। इस लिपि में उर्दू, अरबी आदि कई भाषाएं लिखी जाती थी। कई भाषाएं लिखी जाती थी। ओके, और ये अकबर की पसंदीदा लिपि थी। यह अकबर की पसंदीदा लिपि थी। ओके, इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। तो फवाजिल का अर्थ होता था इक्तादारों द्वारा अतिरिक्त राशि का राजकोष में भुगतान करना, यानी कि इक्तादारों को जो भूमि दी गई है उसमें राजस्व उगाया जाता था और अपने इस्तेमाल के बाद जो राजस्व बच जाता था उसको जो है राजकोष में, शाही राजकोष में या सम्राट के राजकोष में भेज दिया जाता था। इसको फवाजिल की राशि कहा जाता था। ओके, ये हो गई बात। अब इसमें 3 प्रकार की भूमि होती थी। इक्ता भूमि, इसमें क्या होता था? इक्ता भूमि में क्या होता था? ये वह भूमि होती थी जो अधिकारियों को उनकी सेवाओं के भुगतान के बदले उनको दी जाती थी। तो अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले दी जाती थी। तो ये इक्ता भूमि हो गई। ओके, इसके अलावा एक होती थी खालिसा भूमि। तो इस भूमि का सारा भू राजस्व राजा के पास आता था, सम्राट के पास आता था, सुल्तान के पास आता था। ओके, तो इसका राजस्व सीधा सुल्तान के पास आता था। ओके, और एक होती थी इनाम भूमि। तो इनाम भूमि में ये धार्मिक संस्थाओं और नेताओं को दान में दी जाती थी। इनाम भूमि यह धार्मिक संस्थाओं और नेताओं को दान में दी जाती थी। ओके, तो ये 3 प्रकार की भूमि होती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है,
निम्नलिखित स्थापत्यों को उनके निर्माण काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो तुगलकाबाद का किला, इसका निर्माण करवाया था 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में। ओके, तो 1321 गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था और ये दिल्ली में करवाया था। ओके, इसके बाद सिकंदर लोदी का मकबरा, तो इसका निर्माण उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने करवाया था 1517 में। इब्राहिम लोदी, और ये भी दिल्ली में करवाया था इसका निर्माण, दिल्ली में। ओके, उसके बाद कुतुब मीनार, इसका निर्माण कार्य 1193 में आरंभ हुआ और किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये इल्तुतमिश के काल में जाकर पूरा हुआ। इल्तुतमिश के काल में जाकर पूरा हुआ। फतेहपुर सीकरी, इसका निर्माण करवाया था अकबर ने 1571 से 1573 के मध्य इसका निर्माण हुआ और ये अकबर की नई राजधानी थी। ठीक है, तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? सबसे पहले हुआ कुतुब मीनार का निर्माण 3, उसके बाद निर्माण होता है तुगलकाबाद किला का 1, उसके बाद सिकंदर लोदी का मकबरा 2, और फिर फतेहपुर सीकरी 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, इसमें बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्यकाल के संदर्भ में अरबेस्क पद इंगित करता है। तो ये दीवारों पर उकेरी गई अरबी लिपि को इंगित करता है। अरबेस्क पद, दीवारों पर उकेरी गई अरबी लिपि। इस अरबेस्क के बारे में और थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इस्लामिक स्थापत्य में इसके माध्यम से सजावट की जाती थी। ओके, इस्लामिक स्थापत्य में इसके माध्यम से सजावट की जाती थी। इसके साथ साथ ही इसमें कुरान की आयतें भी दीवार पर अंकित की जाती थी अरबेस्क शैली में। ओके साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, चोर पंचाशिका शैली निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थी? तो ये एक चित्रकला थी। चोर पंचाशिका शैली एक चित्रकला थी और ये 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित हुई थी। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित हुई थी। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित हुई थी और यह पूर्ण रूप से स्वदेशी थी। पूर्ण रूप से स्वदेशी, पूर्ण रूप से स्वदेशी थी और ये चित्रकला के कुल्हड़दार समूह से संबंधित, ये चित्रकला के कुल्हड़दार समूह से संबंधित है। कुल्हड़दार समूह से संबंधित है। ओके, तो ये हो गई चोर पंचाशिका के बारे में बातें। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? तो ये मिहिर भोज प्रथम से संबंधित है। यह मिहिर भोज प्रथम का अभिलेख था और इस अभिलेख से हमको प्रतिहार वंश की राजनीतिक उपलब्धियां और उनकी राजनीतिक वंशावली की जानकारी मिलती है। ओके, तो राजनीतिक उपलब्धियां प्लस राजनीतिक वंशावली, इसकी जानकारी मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख से। ओके, नागभट्ट प्रथम, तो इन्होंने प्रतिहार वंश की स्थापना की थी।
दंती दुर्ग ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे और कृष्ण प्रथम ये दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो वत्सराज, तो वत्सराज का टाइम पीरियड था 783 से 816। ओके, नागभट्ट द्वितीय, इसका टाइम पीरियड था 800 से 833। उसके बाद मिहिर भोज, मिहिर भोज प्रथम का टाइम पीरियड था 836 से 885 और नागभट्ट प्रथम जो कि प्रतिहारों के संस्थापक थे, इनका टाइम पीरियड था 730 से 756। तो सबसे पहले आएंगे 4, उसके बाद आएंगे 2, उसके बाद आएंगे, माफ करना, 4, 1, 2 और 3। ओके, तो इसमें 4, 1, 2, 3, इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 18वीं शताब्दी में प्रचलित ददनी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो ये कारीगरों को दिया जाने वाला एक प्रकार का अग्रिम भुगतान होता था। ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा भारत के कारीगरों को अग्रिम भुगतान कर दिया जाता था, जिससे कारीगर बाद में मोल भाव करने लायक नहीं बचते थे, उसके योग्य नहीं बचते थे, और जो ब्रिटिश व्यापारी हैं वह मनमाने दाम पर जो है माल खरीद लेते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुंडी शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो ये एक विनिमय पत्र था, ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके साथियों, तो एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 137 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।